हेलो गाइस, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं एकदम फिल्मी। आज मैं किसी फिल्म का रिव्यू नहीं कर रहा हूं, बल्कि आज हम एक फिल्म का डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको कुछ फिल्म रिकमेंड करूंगा। अगर आपका इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग में है, आपको ये जानने की इच्छा है ना कि जो है किस तरीके से जो है सीन्स को जो है कंपोज किया जाता है, एक्टर्स से किस तरीके से काम निकलवाया जाता है और किस तरीके से जो है इमोशन दिखाने हैं स्क्रीन पे, तो वो सब जानने के लिए ना आपको जो है स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, मतलब पीछे जाना पड़ेगा हिस्ट्री में, जहाँ से फिल्म शुरू हुई थी। तो यार 90s 20 के टाइम से आप कुछ फिल्मों को देखो, जैसे कि कुछ चार्ली चैपलिन की फिल्म्स है उनको देखना। द किड हो गई जो 1921 में आई थी, द गोल्ड रश 25 में आई थी, द सर्कस 28 में आई थी, और एक फिल्म थी विंग्स जिसने जो है ऑस्कर जीता था। पहली फिल्म थी जिसने ऑस्कर जीता था, वो एक साइलेंट फिल्म थी, ठीक है, 1927 में रिलीज हुई थी। तो मैं बोलूँगा कि यार इन फिल्मों को देखो। जैसे कि विंग्स में जो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम में जो सोल्जर्स है उनका दिखाया गया था, तो उन्हीं में से कुछ सोल्जर्स की कहानी है, 2 सोल्जर्स की कहानी है जो आपको विंग्स में देखने को मिलती है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक है। और क्योंकि साइलेंट फिल्म्स है ना, तो क्या है कि आपको ये सीखने को मिलेगा कि भाई किस तरीके से एक्टर्स से जो है परफॉर्मेंस निकलवानी है बिना डायलॉग बोले। तो किस तरीके से, क्योंकि उस समय जो है सब कुछ डिपेंड करता था कि आपने जो है अपने एक्टर्स को कहाँ खड़ा किया है, कहाँ रखा है, उनसे किस तरीके से एक्ट करवाया है, और वही एक फिल्म की खासियत होती है। तो स्टार्टिंग की आप फिल्म्स देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अल्फ्रेड हिचकॉक की। तो आज हम उन्हीं की एक फिल्म को डिस्कस करेंगे जो कि 1930 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था मर्डर। अब ये बोलूँगा कि ये उनकी स्टार्टिंग की वो फिल्म थी जब जो है साइलेंट फिल्म्स का दौर खत्म होकर ना वॉइस वाली फिल्म्स आनी शुरू हो गई थी, मतलब डायलॉग्स यूज होने शुरू हो गए थे। तो ये उनकी 3 फिल्मों में से एक थी जो स्टार्टिंग में उन्होंने बनाई थी ना, जिसमें डायलॉग्स यूज किए गए थे, मतलब पूरी फिल्म में जो डायलॉग थे, ठीक है। और पहली फिल्म थी ब्लैकमेल जो 1929 में आई थी। मैं बोलूँगा वो वाली फिल्म ना ज़्यादा बेटर थी, मतलब वो तो बहुत ही बढ़िया फिल्म है, उसको आप एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। उसके बाद 1930 में ही मर्डर आई, तो ये देखने लायक फिल्म है, ठीक है। और इसके बाद एक और फिल्म आई थी 1930 में ही, जूनो एंड द पेकॉक। तो उस फिल्म को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, उसको आप स्किप कर देना, वो उतनी अच्छी नहीं थी। बट या मर्डर आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हो। तो यार क्योंकि ये जो है साइलेंट दौर ख़त्म हुआ था और नए नए जो डायलॉग्स यूज़ हुए थे, वॉइस यूज़ होना शुरू हुआ था, तो हाँ, वॉइस आपको थोड़ी सी अनअट्रैक्टिव लगेगी। पर आप ये भी तो देखो कि ये 1930 में आई हुई फिल्म है, ठीक है, ये आज की फिल्म नहीं है। तो एक माइंड में आपको ज़रूर रखना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आपको डेफिनेटली कुछ जगहों पे लगेगा कि जो है जो डायलॉग्स है ना वो बहुत जल्दी जल्दी मतलब बोल दिए गए हैं, एकदम से साउंड आई है और एकदम से चली गई, तो वो थोड़ा सा आपको फील ज़रूर होगा ये फिल्म देखते हुए। तो ये उस समय का जो दौर था ना, क्योंकि नया नया एक्सपेरिमेंट हुआ था वॉइस का, तो वो इस वजह से है, ठीक है। और एक चीज़ है, क्योंकि फिल्म्स उतनी बनी नहीं थी उस समय, स्टार्टिंग ही था फिल्म्स बनने का, तो ये आपको ज़रूर फील होगा कि जब आप ये फिल्म देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आप थिएटर में बैठ के प्ले देख रहे हो। तो आपको ये प्ले वाली फीलिंग ज़रूर देगा। जैसे जो अभी जब भी आपने देखा होगा ना, कोई भी एक्टर बनने से पहले जो मेथड एक्टर्स हैं वो काफ़ी लंबे समय तक थिएटर कर चुके हैं, चाहे कोई भी एक्टर्स हो, मतलब जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं ना, जो ग्रेटेस्ट एक्टर्स हैं, उन्होंने थिएटर बहुत किया है। तो थिएटर से ना, क्योंकि एक आपको सीखने को मिलता है बहुत कुछ, तो ये फिल्म भी आपको एज अ थिएटर प्ले ही लगेगी देखते हुए। अब इसकी स्टोरी की बात करें तो इसमें जो है जो नोरा बेरिंग है ना, उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है डायना बेरिंग का, और वो जो है उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम है एक लड़की के मर्डर का। अब ऐसा है ना कि एक रूम में 2 लड़कियां हैं, ठीक है, एक का हो जाता है मर्डर और दूसरी वाली कह रही है कि जो है मैंने मर्डर तो पता नहीं मैंने मर्डर किया कि नहीं किया, मुझे मतलब याद नहीं है, मैं कॉन्शियस नहीं हो सकता है मैंने मर्डर किया हो सकता है ना किया हो, उसको पता नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ पे ज्यूरी बैठती है, तो जितने भी ज्यूरी है ना वो सब मिलके जो है फैसला ले लेते हैं कि भाई ये लड़की गिल्टी है, और उसको जेल पहुँचा देते हैं। अभी उन्हीं सब ज्यूरी में से एक है हर्बर्ट मार्शल, ठीक है, जिन्होंने सर जॉन का कैरेक्टर प्ले किया है। तो उनका जो ओपिनियन है ना, जब वो अपना ओपिनियन देते हैं, पहला ओपिनियन उनका ये होता है कि भाई ये लड़की नॉट गिल्टी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वहाँ पे ना सब लोग गैंग अप कर जाते हैं और सब लोग मतलब ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं। वो कहते हैं ना कि लोग ज़ोर ज़ोर से बोल के दूसरे की आवाज़ को दबा देते थे, तो काइंड ऑफ उनके साथ भी ऐसे होता है, और उनका नॉन गिल्टी ओपिनियन जो है गिल्टी ओपिनियन में बदल जाता है, ठीक है। और तो वो जो लड़की को हो जाती है सज़ा। अब ये है कि कुछ समय के बाद ना उनके अंदर सेकंड ओपिनियन आने लगता है, उनके अंदर ये थॉट आने लगता है, उनके अंदर एक गिल्टी फील होती है उन्हें कि जो है मेरी वजह से शायद अगर मैं कोशिश करता, शायद मैं अपना ओपिनियन आगे रखता ना, मतलब दम से रखता,
तो जो है लोग बात मानते समझते, हो सकता है वो लड़की बेगुनाह हो, ठीक है। तो वो जो है क्या करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं और फिर आपको फिल्म के एंड में पता लगेगा कि मर्डरर कौन है और जो है क्या जो है सच में डायना बेरिंग ही मर्डरर है या कोई और मर्डर है, ठीक है। अब वो लड़की गिल्टी है कि नहीं है गिल्टी, ये तो आपको एंड में पता लगता है। अब बात करें यार एक जो इस फिल्म के मेरे 2 फेवरेट सीन है ना, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो फेवरेट सीन मेरा इस फिल्म का रहा वो वाला था ना कि जब जो है हर्बर्ट मार्शल जो है शीशे के आगे खड़े हैं, ठीक है, और अपने सोच रहे हैं, ठीक है, और वो थॉट्स हमें सुनाई दे रहे हैं। तो ये वाला जो सीन है ना, मतलब इस तरीके का थॉट्स वाला सीन आज तक, मतलब इससे पहले ना, मतलब 1930 से पहले, मर्डर फिल्म से पहले कभी शॉट नहीं हुआ था, हमें कभी भी थॉट्स की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम था जो ऐसा शॉट लिया गया। इसमें क्या किया गया था कि वॉइस रिकॉर्डिंग पहले ही कर ली, ठीक है, क्योंकि उस समय लाइव रिकॉर्डिंग होती थी, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी, तो वॉइस रिकॉर्डिंग कर रखी थी। और जब वो शीशे के आगे खड़े हैं ना, तो पीछे से ज़ोर आवाज़ से ना वही उन्हीं की आवाज़ की रिकॉर्डिंग जो है प्ले कर दी और साथ ही साथ लाइव शूट कर लिया, जिसमें जो वीडियो भी आ गया और वॉइस भी आ गया। तो एज अ व्यूअर को क्या लगता है कि जो है वो उनके थॉट्स की आवाज़ जो सुनाई दे रही है ना, जो वो कह रहे हैं कि जो है लगता है मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपना ओपिनियन रखना चाहिए था, और जो वो गिल्टी फील करे, जो उनके अंतरात्मा की जो आवाज़ है वो हमें सुनाई दे रही है। तो इस तरीके का शॉट पहली बार लिया गया था, उस समय के हिसाब से बहुत क्रिएटिव था। वो क्रिएटिविटी वहाँ पे दिखाई गई, तभी तो आज जाके जो है रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं, इतना कुछ होता है ना, तो वो चीज़ देखने लायक है, ठीक है। और दूसरा सीन जो है ना वो है फिल्म के लास्ट में आता है, ठीक है, सर्कस के टाइम पे आता है, जब हमें पता लगता है ना कि मर्डरर कौन है, ठीक है। एक आइडिया तो हमें लास्ट में हो जाता है, बट ये कि जो लास्ट सीन है ना जिसमें वो कैरेक्टर जो है जंप करेगा ऊपर से, वो सीन मतलब आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग की जो फिल्म्स हुआ करती थी ना, उस टाइम का सबसे डार्केस्ट सीन है और बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। वो सीन ना, मतलब आप जब भी देखोगे ना फिल्म में, वो सीन आपके दिमाग में कई बार आएगा, मतलब आप हर बार उस सीन को जो है याद रखोगे, इस तरीके का वो सीन था, ठीक है। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो जो हर्बर्ट मार्शल का जो परफॉर्मेंस है, जो सर जॉन का कैरेक्टर वो प्ले कर रहे हैं, तो काफ़ी मतलब डिटेक्टिव से लगते हैं और एक काफ़ी स्मार्ट यंग एक्टर हैं उस टाइम के। तो अपने यंग दिनों में वो वैसे भी बड़े हैंडसम थे, तो काफ़ी मतलब उनका जो है लुक जो है एज अ डिटेक्टिव आ रहा था, ठीक है, जब हम फिल्म देखते हैं। नोरा बेरिंग का भी जो है परफॉर्मेंस ठीक ठाक था, उनकी जो एक सादगी है वो दिख रही थी। अब एस्मी पर्सी जो थे ना, उनका ऐसा था परफॉर्मेंस कि आपको कुछ जगह पे लगेगा कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं और कुछ जगहों पे लगेगा कि परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच है। तो यार उनकी परफॉर्मेंस अलग ही चली गई थी, अलग लेवल की चली गई थी। कुछ समय पे तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा उन्होंने ओवर एक्ट कर दिया है, बट कुछ सीन्स में तो वो एकदम टॉप नॉच थे और स्क्रीन में उन्हें देखने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। उनकी परफॉर्मेंस मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी पूरी फिल्म में। और यार ये जब फिल्म आई थी ना, तो उस समय एल्फ्रेड हिचकॉक जो है अपना कैमियो जो है, मतलब वो फिल्म में जो है 1-2 सेकंड के लिए जो दिखते थे ना, वो फिल्म के बीच में दिखते थे। तो ऐसा हो जाता था कि बहुत सारे लोग जो है पूरी फिल्म देखते हुए ना बस उन्हीं का वेट करते रहते थे और फिल्म से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। तो बाद में उन्होंने क्या किया कि अपना कैमियो ना वो स्टार्टिंग में ही दे देते हैं, मतलब स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में ही दे देते हैं ना, ताकि लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो फिल्म देखते हुए। जैसे कि बाद में जब साइको वगैरह आई थी, तो उन्होंने जो है स्टार्टिंग में जो है अपना कैमियो देना शुरू कर दिया था। पर क्या था कि जब स्टार्टिंग की जो उनकी फिल्में थी ना, उसमें हमें स्टार्टिंग में देखने को मिलता है। और इस फिल्म में भी एल्फ्रेड हिचकॉक को आप देख सकते हो, जब 1 घंटा हो जाता है ना, उसके बाद आपको एक सीन में जो है वो देखने को मिलते हैं। तो यार ये है कि इस तरीके की फिल्म देख के ना आपको ये तो हो जाता है कि भाई देखो किस तरीके से सीन्स को कंपोज करना है, कहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट को रखना है, किस तरीके से लाइट का यूज़ करना है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट पे शूट करना बहुत टफ होता है, ठीक है, इतना इजी नहीं होता है जितना लगता है, ठीक। और उस समय पे तो इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं होते। और जब आप ये फिल्म देखते हो ना, आपको डेफिनेटली लगेगा कि हाँ फ्यूचर में इसी डायरेक्टर ने जो है साइको जैसी फिल्म्स बनाई हैं और जो है वर्टिगो जैसी फिल्म्स बनाई हैं। क्योंकि जब आप उनका जो कैमरा मूवमेंट है ना वो देखो, क्योंकि उस समय सब कुछ हाथ में पकड़ के होता था, उस समय कोई ट्रॉली वगैरह कुछ नहीं होते थे, ठीक है, उस समय कोई इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, तो सब कुछ हैंड हेल्ड होता था। और उसके बावजूद भी इतने प्यारे शॉट लिए गए हैं, इतने स्टेबल शॉट है ना। एक सीन है जिसमें जो है घर का सीन है, जिसमें जो एक कमरे से दूसरे कमरे में कैरेक्टर्स जा रहे हैं और आ रहे हैं, वो जिस
मतलब यूँ कह सकते हो जिस स्टेबिलिटी से शूट किया गया ना, जिस तरीके से कैमरा मूव करता है राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट, वो बहुत ही ब्रिलियंट है, देखने लायक है। ठीक है, तो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वहाँ पे किस तरीके से चीज़ों को रखा गया है ना, वो अमेजिंग यार, ब्रिलियंट, मतलब मज़ा आ गया। तो ये है कि आप जब ये फिल्म देख लेते हो, जैसे आपने ये देखी, ठीक है, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1940s की कुछ फिल्म्स है वो देखो, 30s की फिल्म्स है, 40s से तो फिर आप एल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्में भी देखना शुरू कर सकते हो। 50s में जैसे उनकी वो आई थी, क्या बोलते हैं, वर्टिगो वगैरह हैं, और डायल एम फॉर मर्डर है, और साइको तो है ही है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी फिल्म्स है, तो उनको आप ट्राई करो। और भी जो डायरेक्टर्स हैं ना, उनके भी वर्क को देखो, जैसे स्टैनली कुब्रिक की फिल्म्स को देखो, उनकी फिल्म्स यार वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स होती है। स्कॉर्सेसी की फिल्म्स देखो, वो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। ठीक है, कुछ यूरोपियन डायरेक्टर्स हैं, उनकी आप फिल्में देखो। तो क्या है ना, जब आपका ये दायरा बढ़ेगा ना, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि शॉट्स कैसे लेने हैं फिल्म में, मतलब किस तरीके से काम निकलवाना है एक्टर से। और सबसे मेन यार वर्क मेरे हिसाब से फिल्म में जो है कैमरा वर्क ही होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर किस तरीके से लाइटिंग का यूज़ करना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें ना आपको, मतलब, और किस, अगर आप स्क्रिप्ट राइटर हो तो आपको, जैसे आप वो देखो द गुड द बैड एंड द अगली देखो, उसमें कैरेक्टर्स को किस तरीके से मतलब क्रिएट किया गया है। अगर आप क्वेंटिन टेरेंटिनो की फिल्म्स देखते हो ना, तो वो काइंड ऑफ इंस्पायर्ड है। अगर आप देखोगे ना द गुड द बैड एंड अगली, तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि फ्यूचर में जाके क्वेंटिन टेरेंटिनो ने जितनी भी फिल्म्स बनाई है ना आज तक, पूरी उनकी सारी की सारी फिल्म्स के जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो काइंड ऑफ वैसे ही हैं। ठीक है, एंड तो यार मैं यही बोलूँगा कि डिफरेंट चीज़ों को ट्राई आउट करो, तो आपको बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलता है डेफिनेटली। ठीक है, तो यार बस आज की ये बात हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चाहो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एंड अगर करते हो तो थैंक यू सो मच। एंड बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।